यस, गुड आफ्टरनून। मेरी वॉल्यूम है वो भी इतनी ही आएगी, आवाज इतनी ही आएगी और ऐसे ही आएगी, तो संबल रिक्वेस्ट, हंसना मत। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आईपीओ एफपीओ वाला खत्म हो गया था लास्ट लेक्चर में। आईपीओ एफपीओ की गाइडलाइंस बहुत बड़ी है, हमें बहुत समराइज्ड पढ़ा रहे हैं। अब आगे आते हैं। ये राइट इशू की बात कहाँ से आ गई? सिंपल सी बात है, एक वो कंपनी जिसके शेयर्स क्या है, लिस्टेड, अगर वो अपने उन्हीं शेयर्स का लेकर आती है राइट इशू, तो उस पर भी आईसीडीआर के ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। राइट इशू बोलते किसको है? ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू द शेयर होल्डर, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब आप शेयर्स ऑफर करते हो उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में, तो उसे राइट इशू कहा जाता है। और राइट इशू में कंपनी आपको ऑफर देती है कि आप चाहें तो शेयर्स खरीद लें, लेकिन राइट इशू आते ही ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है अगर आपके राइट इशू का अमाउंट, राइट इशू का साइज 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। राइट इशू का अमाउंट 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो ही ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल बात है। ये रेगुलेशन कब एप्लीकेबल है? ऑब्वियस ये पार्ट किसका है? आईसीडीआर रेगुलेशन का पार्ट है। मैं हर टॉपिक में ये बार बार बात करूंगा, हालांकि जरूरत नहीं होती है, फिर भी नहीं बोलते तो कंफ्यूजन होता है, एटलीस्ट बात दिमाग में बैठ जाए। एक कंपनी जो लिस्टेड है, सिक्योरिटी लिस्टेड है, और राइट इशू का और उस सिक्योरिटी का क्या लेकर आ रही है? राइट इशू, और अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा है, आईसीडीआर के रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। इस रेगुलेशन को फॉलो करके, इसकी प्रोसेस फॉलो करके राइट इशू ला सकते हो। रेगुलेशन में हमारे लिए क्या क्या लिखा हुआ है? ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, हमें जो पढ़ा रहे हैं वो काम की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब आप जानते हो। कौन राइट इशू नहीं ला सकता? डिबार्ड, डिबार्ड और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। विलफुल डिफॉल्टर वाली कंपनी राइट इशू ला सकती है। उस टाइम भी बताया था मैंने कि हम विलफुल डिफॉल्टर है ना, हमने बैंकों के पैसे नहीं चुकाए ना, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर हमें पैसे देने के लिए रेडी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक से नहीं ला लेना, आईपीओ लाने से मना कर दिया आपने। आईपीओ हमारा ऑलरेडी आया हुआ था। विलफुल डिफॉल्टर वाले लोग आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकते, पब्लिक से पैसा तो नहीं ला सकते, लेकिन राइट इशू तो ला सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, वो तो चलेगा। ठीक, आगे आते हैं। तो डिबार्ड कंपनी को किया हुआ हो, या आपके डायरेक्टर प्रमोटर जहां है उसे किया हुआ हो, और ये ए और बी वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर डिपार्टमेंट का पीरियड खत्म हो चुका ना। जनरल कंडीशन में से एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो हमको नहीं आती हो, तो आई डोंट थिंक इसको पढ़ाने की कोई जरूरत है। सारी सेम कंडीशन। इवन लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट इंक्लूडिंग अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट 35% तक हो सकता है, बाकी सारी चीजें सेम है ना। पॉइंट नंबर 5 अलग है, बस यही पढ़ना है। राइट इशू की इन एलिजिबिलिटी हो गई, अब है एलिजिबिलिटी, सॉरी, इन एलिजिबिलिटी हो गई। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी है आपकी कंपनी लिस्टेड है, 50 करोड़ से ज्यादा का राइट इशू, एक प्रोविजन अप्लाई होंगे ही होंगे, एलिजिबिलिटी है ही नहीं। ये है बस कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है राइट इशू लाने के लिए। ऊपर की सब सेम थी, ये अलग है केवल। हाँ, ये पॉइंट नंबर 4 भी अलग है। अगर आप फ्रॉडुलेंट बोरोवर हो, विलफुल डिफॉल्टर हो, तो आपको राइट इशू लाना अलाउड है, लेकिन आप अपना राइट किसी और को रिनाउंस नहीं करोगे, फिर तो पब्लिक तक शेयर पहुंच जाएंगे। सो अगर वो इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, तो प्रमोटर ग्रुप अपने राइट्स रिनाउंस नहीं करेगा। पर क्या एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को रिनाउंस कर सकता है? विद इन द प्रमोटर ग्रुप आप रिनाउंसिएशन कर सकते हो। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 5। पक्का है पॉइंट नंबर 4 क्लियर है आपको सबको कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो, राइट इशू तो ला सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते? आप अपना राइट रिनाउंस, प्रमोटर अपना राइट रिनाउंस नहीं कर सकते, पर विद इन प्रमोटर ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। अगर इश्यूअर ने क्या इशू किए हुए हैं? एसआर वाले इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं एसआर वाले इक्विटी शेयर्स? सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स। किसको इशू कर रखे होंगे? प्रमोटर्स या फाउंडर्स को। देन एसआर शेयर होल्डर अपने राइट रिनाउंस नहीं करेंगे।
ये तो समझ ही नहीं आ रही बात। अरे जिसके ओरिजिनल शेयर पर राइट एसआर है, सुपीरियर है, उसके राइट शेयर पर भी राइट क्या होंगे, सुपीरियर। तो वो केवल इसी को मिल सकते हैं, दूसरे को कैसे मिल सकते हैं? तो वो शेयर जिन पर सुपीरियर राइट्स हैं उनके अगेंस्ट में जो राइट शेयर्स आ रहे हैं वो आप किसी को रिनाउंस नहीं कर सकते। दूसरा, ये कब तक लॉक इन में रहेंगे ये वाले राइट शेयर्स? जब तक कि उसका नॉर्मल वाले ऑर्डिनरी इक्विटी में कन्वर्जन ना हो जाए। तो एसआर वाले इक्विटी शेयर्स अगर आपके पास है तो आपको राइट भी एसआर वाले मिलेंगे, किसी को रिनाउंस नहीं कर सकते, अदरवाइज प्रमोटर फाउंडर के अलावा कोई दूसरा होल्डर सुपीरियर राइट शेयर वाला शेयर होल्डर बन जाएगा, जो कि नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन ये लॉक इन में तब तक रहेंगे जब तक वो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रेफरेंशियल इशू। क्या हो रहा है? ये आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड, और अब आपकी कंपनी कुछ सेलेक्टेड लोगों को शेयर्स इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है? सेलेक्टेड पर्सन या सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। किस बेसिस पर कर रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, मतलब नंबर ऑफ अलॉटी 50 से ज्यादा नहीं होंगे, इसी को बोलते हो क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और सेलेक्टेड ग्रुप, सेलेक्टेड पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर शेयर इशू कर रही है तो फिर इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल इशू, और इस पर ही आगे ये वाली गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। अब प्रेफरेंशियल इशू में कौन कौन सी चीजें काउंट नहीं होती? पहला, जब हम शेयर इशू करते हैं ईसॉप के फॉर्म में, क्योंकि उसके लिए गाइडलाइन अलग है ना, अलग शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वाली गाइडलाइन। दूसरा, स्वेट इक्विटी पर भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं। रीजन, क्योंकि उनके लिए गाइडलाइन अलग है। जब आप दो गिने चुने डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो तो ये प्रेफरेंशियल इशू ही है क्या? हाँ है, लेकिन ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होंगी। और जब आप डीआर इशू करते हो इंडिया के बाहर तो वो भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को करते हो, इसको नहीं बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू, क्योंकि उसके लिए गाइडलाइंस अलग है। और ऐसे ही वहां भी लिखा रहेगा कि अगर ईसॉप की गाइडलाइंस लग रही हैं तो प्रेफरेंशियल इशू की गाइडलाइंस नहीं लगेंगी। कहाँ लिखा रहेगा ये? ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स वाले रेगुलेशंस में। ना, कौन कौन व्यक्ति प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकता, यही सबसे टफ टॉपिक है। आई डोंट नो हमने रेगुलर क्लास में इसे कवर किया था या नहीं किया था, जो भी है आज इसको पूरा पढ़ेंगे। पहला, कौन सा इश्यूअर एलिजिबल नहीं है? ये इश्यूअर तो कभी भी किधर भी एलिजिबल नहीं होगा। कौन? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या सेबी के या स्टॉक एक्सचेंज के कोई पैसे देने पे डिफॉल्ट किया हो, कोई पैसे देने बाकी हो आपको, सेबी मतलब बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी। फिर से, अगर आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकते। अगर आप, हाँ, प्रेफरेंशियल इशू लाते क्यों है? दिस इज गुड क्वेश्चन। प्रेफरेंशियल इशू क्यों लाते हैं? कंपनी को कुछ पैसा चाहिए, पर पब्लिक से नहीं चाहिए, गिने चुने लोगों से चाहिए। बड़ा पैसा चाहिए, पब्लिक में जाने में कौन इतने बड़े रेगुलेशन फॉलो करे, तो आप प्रेफरेंशियल इशू लेकर आ जाओ। हम उसको रेगुलेट क्यों करते हैं? इसलिए मेजरली रेगुलेट करते हैं कि आपकी कंपनी लिस्टेड है, 10 रुपए का एक शेयर आपने पब्लिक को इशू किया 100 रुपए में, 10 रुपए का एक शेयर आपने पब्लिक को आईपीओ आया था तब इशू किया था 100 रुपए में, ये शेयर अब मार्केट में कितने का हो गया? 150 में। अगर ये हम गाइडलाइन नहीं बनाएंगे तो आप अभी यही शेयर अपने प्रमोटर को 15 रुपए में इशू करोगे। इज दिस क्लियर? हमने बना रखी गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या है? पिछले जो 26 वीक के आपके ट्रेडिंग है उसका एवरेज करेंगे, उसकी मार्केट प्राइस का 2 वीक की मार्केट प्राइस का एवरेज करेंगे, और विच एवर इज हायर से कम पर आप ये शेयर इशू नहीं कर सकते। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, आप शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर आपके बोर्ड, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज को ड्यूज बाकी है, इशू नहीं कर सकते। पर मेरी बात सुनो, जो स्टॉक एक्सचेंज का ड्यू या सेबी का ड्यूज या डिपॉजिटरी का ड्यूज बाकी है, वो जो ड्यू है वो उनकी तरफ से डिमांड है, हमने अभी तक वो डिमांड एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन। कहीं प्रोसीडिंग चल, उन्होंने बोला कि आपको 2 लाख रुपए की पेनल्टी दें, 2 लाख रुपए आपको हमारी फीस अभी पे करनी बाकी। हमने बोला हमने सब पे कर रखी है, आप ये एक्स्ट्रा फीस नहीं लगा सकते। हमने उठाकर उसके अगेंस्ट में किसी कोर्ट एक्सेट्रा में केस लगा रखा है, तो फिर ये ऊपर वाली इनएलिजिबिलिटी आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, वो व्यक्ति जिसने पिछले 90 दिन में आपके शेयर्स बेचे हैं, तो भैया उसको प्रेफरेंशियल इशू में क्यों पार्टिसिपेट करने दे रहे हो? इसने तो अभी तुम्हारे शेयर बेचे हैं ना, जब इसको अभी खरीदने थे तो अभी बेचे क्यों? और अगर अभी बेचे हैं तो अभी खरीद क्यों रहा है? पिछले 90 दिन में अगर किसी व्यक्ति ने कोई शेयर बेचे हैं तो उसको प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा सकता।
ठीक है, ऑब्वियस है, ये तो ठीक है। इवन प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप ने भी पिछले 90 डेज में अपने शेयर्स एटसेट्रा ट्रांसफर किए हैं, उसको अभी प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये ऊपर वाले रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं है इन फॉलोइंग ट्रांसफर के केस में। मतलब 90 दिनों में आपने ट्रांसफर किया हुआ है लेकिन इन लोगों ने किया हुआ है इन केसेस में, तो ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इन लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करवा सकते हो। किस किस केस में? अगर इक्विटी शेयर प्रमोटर ग्रुप के व्यक्तियों ने आपस में बेचे हैं, इंटर से ट्रांसफर है अमंग क्वालिफाइंग पर्सन। देखो, ऊपर वाले रेस्ट्रिक्शन का लॉजिक समझ जाओ तो नीचे वाले प्रोविजंस का मतलब समझ में आ जाएगा। आपने अगर पिछले 90 दिन में शेयर बेचे हैं तो हम क्यों आपको प्रेफरेंशियल इशू में अलॉटमेंट नहीं करने दे रहे थे? उसका रीजन था कि आप लोगों ने पूरा प्लान किया होगा कि मार्केट प्राइस के बेसिस पर शेयर इशू होंगे ना, तो मार्केट प्राइस गिरा दो, क्या करें हम, हमारे बड़ी होल्डिंग मार्केट में बेच दें, सप्लाई बढ़ेगी, रेट गिरेगी और प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू खरीद लेंगे। यही इंटेंशन है। पर अगर आपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचे, किसको बेचे? प्रमोटर ग्रुप ने आपस में ट्रांसफर किए, तो मार्केट प्राइस अफेक्ट हुई नहीं होगी, इंटर से ट्रांसफर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स held by the promoter or promoter group on account of invocation of pledge। इसने तो ये शेयर ट्रांसफर किए ही नहीं, इसने तो ये शेयर बैंक एफआई के पास गिरवी रखे हुए थे, वो लोन नहीं चुकाया तो उन्होंने प्लेज का इन्वोकेशन कर दिया। इस केस को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसको भले ही 90 दिन में ऐसा हुआ हो, उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पार्टिसिपेशन दिया जा सकता है। किसने किया हो ये प्लेज का इन्वोकेशन? बैंक, एफआई, एनबीएफसी एक्सेट्रा ने। तीसरा, किसी ने भी इन्वोकेशन किया। हाँ, नेक्स्ट, अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किसने किया हो? म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी। तो म्यूचुअल फंड का काम ही खरीदना बेचना है, तो उन पर आप ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कोई पर्सन जो प्रमोटर ग्रुप का व्यक्ति था, उसने वारंट में सब्सक्राइब किया था। वारंट लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। वारंट खरीदे थे लेकिन उसने वारंट एक्सरसाइज नहीं किया। याद है, वारंट एक्सरसाइज नहीं किया मतलब उसने वारंट देकर शेयर नहीं खरीदे। तो भैया वो व्यक्ति ऐसा होने की 1 साल तक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं। रीजन, तुम उसके थ्रू खरीद लेते ना। 1 ईयर कहां से? जब से आपका वारंट का टेन्योर खत्म हुआ या जब वारंट आपका कैंसिल हुआ, जो भी केस है। जब 1 साल जहां आपको खरीदना था वहां नहीं खरीदा ना आपने, 1 साल तक आपको प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। पढ़ क्या रहे थे हम? इन एलिजिबिलिटी। लेकिन ढंग से सोचो तो इन एलिजिबिलिटी तो केवल पॉइंट नंबर 1 है, बाकी सब तो रेस्ट्रिक्शन है। फ्यूटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं कर सकता। बाकी तो रेस्ट्रिक्शन है कि जिसने 90 डेज में अभी शेयर बेचे उसको आप प्रेफरेंशियल इशू में शेयर अलॉट नहीं कर सकते। 90 डेज वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा अगर प्रमोटर ने आपस में ट्रांसफर किए, अगर प्रमोटर के शेयर इन्वॉक हुए, या ट्रांसफर करने वाले कौन है? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर वारंट एक्सरसाइज नहीं किए तो अगले 1 साल तक आप इसको प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेशन मत देना। प्रेफरेंशियल इशू लाने की कंडीशंस, क्या हमने आईपीओ एफपीओ लाने की कंडीशन पढ़ी? हाँ। राइट इशू लाने की कंडीशन पढ़ी? हाँ। प्रेफरेंशियल इशू लाने की कंडीशन क्या है? केवल फुली पेड अप शेयर का ही प्रेफरेंशियल इशू ला सकते हो, यहाँ कॉल वॉल नहीं चलेगी। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एसआर पास करी तो हर बार होता है, जब भी नए शेयर इशू करोगे एग्जिस्टिंग से परमिशन लेते हो। डिमैट फॉर्म, जितने भी प्रपोज्ड अलॉटी हैं उनकी पूरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कैसी होनी चाहिए? डिमैट फॉर्म। आप स्टॉक एक्सचेंज, देखो क्या होगा,
इनकी प्रोसेस हमें नहीं पढ़ा रहे, लेकिन होगा तो ये ना प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो तो लाने के पहले स्टॉक एक्सचेंज के इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, लाने के बाद फाइनल अप्रूवल चाहिए। अच्छा, अप्रूवल क्यों चाहिए? क्योंकि ये शेयर्स भी आगे जाकर क्या होंगे, जिस दिन आपको अप्रूवल की लिस्ट होंगे इनकी भी ट्रेडिंग चालू होगी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल के बिना इनमें से कोई भी चीज नहीं आ सकती। तो स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल लेने जाओ उसके पहले आपकी एग्जिस्टिंग सारी शेयर होल्डिंग डिमैट फॉर्म में होनी चाहिए प्रपोज्ड अलॉटी की। नेक्स्ट, कंप्लायंस क्या, उसी कंपनी को प्रेफरेंशियल इशू लाने देंगे जो कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस लिस्टिंग कंप्लाई कर रही हो। मेन सिंपली बात, जो कंप्लाई कर रही हो रूल 19A। किस बात का रूल? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल, जो कि कितनी होनी चाहिए? 25%। वो जिनकी शुरुआत में 5 थी 10 थी उनको हमने 3 साल 5 साल का टाइम दिया था, बढ़ाकर 25 कर लेना। लेकिन आप जानते हो कि अगर कंपनी प्रेफरेंशियल इशू ला रही है तो हम कह देंगे पहले पब्लिक की तो बढ़ा दो शेयर होल्डिंग, मिनिमम शेयर होल्डिंग जब तक पब्लिक की मेंटेन नहीं है आपको ये लाने का राइट ही नहीं है। आपको भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं, पब्लिक ऑफर लाना चाहिए ताकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग मिनिमम लेवल पर पहुंच जाए। तो कंटिन्यूअस कंडीशंस ऑफ लिस्टिंग अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं लाने देंगे। और जिन भी प्रपोज अलॉटी को शेयर इशू कर रहे हो उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन आपको सेबी को सबमिट करना पड़ेगा। सॉरी, मतलब ये पैन आपको फ्री, उसमें फॉर्म जब भरोगे किस किस को हमने शेयर अलॉट किए तब बताना पड़ेगा, या तो पैन या कोई दूसरा नंबर। अगर सेबी ने किसी व्यक्ति को पैन लेने से एग्जम्प्ट किया हुआ है या सेबी एक्सेप्ट कर रही है बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल बात क्या है, पैन ऑब्टेन करने पड़ेंगे एक्सेप्ट वो अलॉटी जिन्हें स्पेसिफाई, उन्हें पैन स्पेसिफाई करने से एग्जम्प्ट किया हुआ हो सेबी ने। तो वापस नॉर्मल बात है, फुली पेटअप का ही आ सकता है ना, रिपीट करने फुली पेटअप का ही प्रेफरेंशियल इशू आ सकता है। एसआर पास करवाना होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग डिमैट फॉर्म में होनी चाहिए सारे प्रपोजल अलॉटी की, कंपनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंटिन्यूस लिस्टिंग की कंडीशन कंप्लाई कर रही हो, पैन ऑब्टेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? QIP। व्हाट इज दिस? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्या हो रहा है ये? QIBs के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। QIP के लिए लेकर आ रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब ऐसा ऑफर जिसमें शेयर्स केवल किसको इशू करेंगे? QIB को। लेकिन सारे QIB को क्या? नहीं, कुछ सेलेक्टेड QIBs के लिए शेयर्स इशू करने का ऑफर ला रहे हैं। रीजन क्या होता है? रीजन दो होते हैं मेजर। एक तो रीजन होता है हमें पैसा चाहिए, जल्दी से चाहिए, बड़े लोगों से ले आओ। दूसरा रीजन होता है हमारी पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम लेवल से कम हो गई है तो हम उसको बढ़ाने के लिए अपने शेयर बेच रहे हैं, बड़े लोगों को है तो वो पब्लिक का ही हिस्सा QIB तो एक बार में बिक भी जाएगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ भी जाएगी। ये दो मेजर इंटेंशन होते हैं। तो लिस्टेड इश्यूअर QIP ला सकता है अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करे। कंडीशन नंबर 1, क्या पास करवाना है? ऐसा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, शायद समझ में आता है पढ़ते ही, अगर हम SCRR रूल 19A को फॉलो करने के लिए QIP ला रहे हैं। क्यों ला रहे हो? क्योंकि आपकी शेयर होल्डिंग मिनिमम लेवल से कम हो गई है, इसलिए आप नए शेयर इशू कर रहे हो। क्या आप वो नहीं कर रहे हैं नए शेयर ऑफर, हम तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। सर इसको तो ऑफर फॉर सेल कहते हैं ना, कहते हैं अगर किसको देते? पब्लिक को। अगर इनको दे देते QIP ही कहलाएगा। तो इस केस में हम तो रेगुलेशन फुलफिल करने जा रहे हैं, शेयर होल्डर से SR पास करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफर फॉर सेल के थ्रू आप प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं मिनिमम शेयर पब्लिक शेयर होल्डिंग तक पहुंचने के लिए, तो रेगुलेशन अप्लीकेबल नहीं है, SR पास नहीं करवाना। SR पास करने के 365 दिन में QIP कंप्लीट हो जाना चाहिए। SR पास करने से 365 मतलब मैक्सिमम टाइम लिमिट है SR की 365 है, उसमें QIP आ जाना चाहिए। मतलब मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या QIP के थ्रू कंपनी पे में पैसा आ सकता है? हाँ, अगर नए शेयर इशू करने हो। क्या कभी हो सकता है कंपनी शेयर इशू ही ना करे? हाँ, अगर वो ऑफर फॉर सेल हो रहा है। तो क्यों करेंगे ऑफर फॉर सेल? प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कम करने के लिए। नेक्स्ट, अलॉटमेंट के रूल क्या है?
क्यूआईपी लाने के लिए कंडीशन है कि कंपनी के शेयर्स को लिस्ट हुए 1 साल हो गया। एक ही कंडीशन है केवल, कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग हुए 1 साल हो गया हो। शेयर होल्डर को एसआर पास करने के लिए जो मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो ना, उस डेट पर 1 साल हो चुका हो पहले कंपनी के शेयर्स को लिस्ट हुए। लेकिन अगर ये कंपनी किसी कंपनी में मर्ज होकर डीमर्ज होकर उसके थ्रू बनी है, तो बताओ 1 साल का पीरियड कहाँ से काउंट किया जाएगा? वो डीमर्जर मर्जर के पहले का पीरियड भी 1 साल की काउंटिंग में काउंट किया जाएगा। बहुत नॉर्मल बात हो गई ये, भले ही पैराग्राफ बड़ा है। इश्यूअर कौन है? एक ट्रांसफरी कंपनी, मतलब अमलगमेशन मर्जर एक्सेट्रा के थ्रू बनी है। बनी है ना इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। आज की डेट में हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करता इन स्कीम को, कौन अप्रूव करता है? एनसीएलटी। तो उनके द्वारा सैंक्शन स्कीम के अकॉर्डिंग अगर ये कंपनी बनी है तो 1 साल के पीरियड में कन्वर्जन के पहले वाला पीरियड भी, ट्रांसफर के पहले वाला पीरियड भी काउंट होगा। नेक्स्ट, 1 साल कंपनी के शेयर्स को लिस्ट हुए हो गए हों, ये वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं है उन लोगों के लिए जो मिनिमम शेयर होल्डिंग मेंटेन करने की वजह से क्यूआई पे लेकर आ रहे हैं। पहली कंडीशन थी एसआर पास करवाना, दूसरी कंडीशन थी 1 साल हो जाना चाहिए, तीसरी कंडीशन है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। ये तो हर जगह हो। नेक्स्ट बताओ, क्या ये शेयर भी लिस्ट होंगे? हाँ, तो ये एलिजिबल सिक्योरिटी जो आपने क्यूआईपी के थ्रू इशू की है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। इशूअर कोई भी सब्सिक्वेंट क्यूआईपी नहीं ला सकता एक क्यूआईपी खत्म होने के 2 वीक पहले। एक दो क्यूआईपी के बीच में मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 2 वीक का। तो क्यूआईपी की कंडीशन क्या निकली? एसआर पास करवाओ, दूसरा 1 साल मिनिमम खत्म हो जाना चाहिए और फ्यूजिटिव ऑफेंडर ना हो, ये लोग क्यूआईपी ला सकते हैं। 2 क्यूआईपी के बीच में मिनिमम 2 वीक का गैप जरूरी है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आईपीओ कौन ला रहा है? फॉरेन कंपनी। किस चीज का? आईडीआर का। आईडीआर का आईपीओ बताओ कौन लाएगा? फॉरेन की कंपनी। जैसे हमने इंडिया के बाहर जाकर क्या इशू किए थे? एडीआर, जीडीआर, वैसे ये लोग अब कर रहे हैं इंडिया में शेयर्स इशू इन द फॉर्म ऑफ आईडी। बड़ी सी कंडीशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं ना, आई एम ओके, मैं रेडी हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। कल भी छुट्टी हो गई, एग्जाम पास में है, चलता है इतना। बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिस आवाज में आपको चलेगा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई टी आर, आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स। आईडीआर का आईपीओ, आईडीआर का आईपीओ लाने की एलिजिबिलिटी। तो क्या हुआ? कौन सी कंपनी ला रही होगी? फॉरेन कंपनी, इंडिया के बाहर की कंपनी। इंडिया में आईडीआर लाना है तो क्या फॉलो करना है? पहली चीज, होम कंट्री में 3 साल हो गए हो लिस्ट हुए, वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको सिक्योरिटी इशू करने से प्रोहिबिट किया हुआ नहीं हो, हम डिबार बोलते हैं, वो आपको उसको प्रोहिबिट लिख दिया। होम कंट्री में 3 साल से लिस्टेड हो तो वहां पर आपका कंप्लायंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और आपके प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो। होम कंट्री मीन्स जहां पर इसकी लिस्टिंग है। अभी मुझे ठीक लग रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूं। इशुइंग कंपनी 3 साल से लिस्ट, किसी रेगुलेटरी बॉडी ने उसे प्रोहिबिट नहीं किया हो, 3 सालों से वहां पर कंप्लायंस कर रही हो लॉ का, और फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं है, तो आप ला सकते हो। लाने की कंडीशन क्या है? 50 करोड़ से कम का नहीं ला सकते। एक आईडीआर का, एक ही डिनोमिनेशन का आईडीआर चल सकता है,
क्या मतलब है सर इस डिनोमिनेशन का? कि उसने बोला कि $10 फेस वैल्यू वाले शेयर्स के अगेंस्ट में ये आईडीआर इशू कर रहा हूँ। तो फिर $10 वाले शेयर के अगेंस्ट वाले ही आईडीआर इंडिया में इशू होने चाहिए। दो क्लास के नहीं हो सकते कि ये वाला आईडीआर $10 फेस वैल्यू वाले के अगेंस्ट में, ये $20, फिर फ्रॉड होने लग जाएंगे, लोगों को बिना पता है लोग बेचेंगे, दुगनी रेट में आईडीआर बेच जाएगा, पता पड़ा उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी ना कि 20 रुपए। एक बार में एक ही डिनोमिनेशन के आईडीआर इशू हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिनोमिनेशन के आईडीआर एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे पर्टिकुलर टाइम इन दिस कंट्री। नेक्स्ट, जिन शेयर्स की आप जानते हो ना आईडीआर एक तरह का डेरिवेटिव है, क्योंकि आईडीआर की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, किसी दूसरी चीज पर, किस पर बेस्ड है, अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स पर। तो वो इक्विटी शेयर्स वहां क्या होने चाहिए, लिस्ट। ऊपर लिखा तो था लिस्टिंग, यार लिस्टिंग लिखा था, ये थोड़ी लिखा था वहाँ कौन से शेयर लिस्टेड है। अब लिख रहे हैं कि जिस शेयर के बदले में आईडीआर ला रहे हो वो शेयर वहाँ लिस्ट होने चाहिए। अच्छा, क्या ये आईडीआर यहाँ लिस्ट होने चाहिए? हाँ, तभी तो आईडीआर का आईपीओ आ रहा है, तो आईडीआर यहाँ लिस्ट होंगे और वो अंडरलाइंग शेयर्स वहाँ लिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, अंडरलाइंग शेयर जिनके बदले में आईडीआर इशू किया उनको परिपासु राइट्स होने चाहिए। आपके अभी 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 1 लाख इक्विटी शेयर और इशू कर रहे हो, 1 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में इंडिया में 5 लाख आईडीआर इशू कर रहे हो। आपके वो जो 1 लाख आईडीआर हैं, वो 10 लाख आईडीआर जो थे उनके राइट्स और उनके राइट, दोनों के राइट सेम होने चाहिए, परिपासु। नेक्स्ट, क्या ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे? 100% ये आईडीआर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के बाद अप्लाई करना है अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट, क्या डिमेटराइजेशन भी करवाना होगा? यहाँ उसके लिए डिमैट भी करवाना है। पॉइंट नंबर 3, 75% फॉर्म अरेंजमेंट हो जाना चाहिए बचे हुए पैसे का, सेम कंडीशन है। अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज 25%, तो ये तो भैया सेम है। स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल, डिपॉजिटरी की अप्रूवल, 75% फर्म अरेंजमेंट। आप कह रहे हो ना इंडिया में फैक्ट्री डालनी है इसलिए इतना पैसा चाहिए, 50 करोड़ 60 करोड़ का आईपीओ है, इंडिया में फैक्ट्री डालनी है। आपने बोला 60 करोड़ की फैक्ट्री डालनी है, आईपीओ 50 करोड़ का है, 10 करोड़ बैंक से लोन लेकर आएंगे, तो आईपीओ लाने के पहले आप बैंक से लोन सैंक्शन करवा लो एटलीस्ट 75%। चलिए, ये था आईडीआर। 3 सेट ऑफ कंडीशन है, एक है एलिजिबिलिटी, एक है आईपीओ आईडीआर लाने की कंडीशन, और एक है कि इश्यूअर को क्या इंश्योर करना है। इंश्योर करना है कि स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल मिल गई, डिपॉजिटरी की अप्रूवल मिल गई, फर्म अरेंजमेंट हो गया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। क्या आईडीआर का राइट इशू आ सकता है? इंडिया में कोई कंपनी क्या लेकर आई, आईडीआर का आईपीओ। अब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दे रही कि तुम चाहो तो हमारे और आईडीआर खरीद लो। तो बताओ ये आईडीआर क्या कहलाएगा? बताओ, ये आईडीआर का क्या कहलाएगा? राइट इशू। ठीक है, आईडीआर का राइट इशू कौन ला सकता है? एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में आईडीआर लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर, वो अपने एग्जिस्टिंग इंडियन आईडीआर होल्डर्स को नए आईडीआर ऑफर कर रही है। आईडीआर का राइट इशू है। आईडीआर का राइट इशू लाने के बाद दो ही कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, कंपनी अभी से भी एलओडीआर अच्छे से कंप्लाई कर रही हो। क्या इन पर से भी एलओडीआर लगेगा? हाँ, एलओडीआर लगेगा। और दूसरी बात, प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो, तो आईडीआर का राइट इशू लाया जा सकता है। मैटर खत्म। तो कुछ था ही नहीं आईडीआर के राइट इशू में। तो आईडीआर का इशू लाने की 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है बस। कौन एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल बनने के लिए क्या करना है, और लाने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी है, और लाते टाइम क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। अभी ये दो नए टॉपिक बचे हैं, आप भी जानते हो। एसएमई पर आईपीओ लाना है और दूसरा आईजीपी पर आईपीओ लाना है। एसएमई मतलब क्या? बीएसई एसएमई या एनएसई का इमर्ज। एक मिनट।
फ्रीज नहीं हुई है मेरे, चलिए। एसएमई एक्सचेंज पर लाया जाने वाला आईपीओ। तो अब तक हमने जो कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो आईपीओ कहाँ लाए थे आप? वो आईपीओ के थ्रू आपकी लिस्टिंग हुई थी मेन बोर्ड पर। अब आप आईपीओ लाके लिस्टिंग करवाना चाहते हो अगर एसएमई एक्सचेंज। कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है? सेम, डिबाट, डिबाट, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। यस, ये सबसे काम का टॉपिक है। सही बताऊं तो यही काम का टॉपिक है, क्योंकि जनरल कंडीशंस तो सेम है, एक ही काम का टॉपिक है। अगर आपको एसएमई एक्सचेंज पर आईपीओ लाना है, क्या एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी? पहला, कंपनी की पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन 25 करोड़ से कम। इसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। 10 से 25 का क्या क्राइटेरिया है? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, मतलब 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? इसको ऐसे समझो कि अगर कंपनी की पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है तो आप मेन बोर्ड पर तो लिस्ट हो ही नहीं सकते, केवल एसएमई पर हो सकते हो। अगर आपकी पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 10 से ज्यादा और 25 से कम है तो आप एसएमई पर भी जा सकते हो, मेन बोर्ड पर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी पोस्ट इश्यू कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा है तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, मेन बोर्ड। सर लिस्टिंग के वक्त तो 10 से ज्यादा थी, 25 से कम थी, इसलिए एसएमई पर चला गया। लेकिन बाद में कभी 25 से ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? मेन बोर्ड पर माइग्रेट करवाना पड़ेगा अपने आप को। ये सब आपने सीखा था। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है, केवल एसएमई पर लिस्ट हो सकते हो। 10 से ज्यादा है पर 25 से कम है, एसएमई और मेन बोर्ड का ऑप्शन होगा। इन लोगों के लिए सेबी कोई ऑब्जर्वेशन इशू नहीं करती। इसका रीजन है क्योंकि ये लोग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को जमा ही नहीं कराते। किसको जमा कराते हैं? एसएमई एक्सचेंज को। ठीक है, केवल एक लीड मैनेजर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जमा कराते कि हमने सारे प्रोविजंस फॉलो किए, इसलिए आपको देखने की जरूरत नहीं है। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जमा करवाते बस लीड मैनेजर, मतलब मर्चेंट बैंकर, आपका लीड मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट, आईपीओ की 100% क्या होनी चाहिए? अंडर राइटिंग कंपल्सरी है, पर मेन बोर्ड पर कंपल्सरी नहीं बचा है अब अंडर राइटिंग। और मार्केट मेकिंग करवानी कंपल्सरी है 3 साल के लिए। हाँ, अंडर राइटिंग लीड मैनेजर को कितनी करनी? मिनिमम 15। 3 प्रोविजन लिखे हैं इसमें एक लाइन। पहला, अंडर राइटिंग कंपल्सरी है। लीड मैनेजर मिनिमम कितना? अच्छा, पूरी 100% अंडर राइटिंग कंपल्सरी है, मतलब पूरे 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हो, 1 करोड़ के 1 करोड़ शेयर पर आपको 10 लाख शेयर इशू कर रहे हो, 1 लाख शेयर कर रहे हो, पूरे 1 लाख की अंडर राइटिंग चाहिए। अगर 1 लाख की जगह 90,000 एप्लीकेशन भी आई तो पूरे 10,000 अंडर राइटर को खरीदने पड़ेंगे। इसमें से 15% की अंडर राइटिंग मिनिमम किससे करवानी है? लीड मैनेजर से। और मार्केट मेकिंग करवानी कंपलसरी शुरुआत के 3 साल तक। क्या होती है मार्केट मेकिंग? लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट मेकर अपॉइंट करते हैं जो बाइंग सेलिंग करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर कम होंगे, कंपनियां छोटी हैं, इसलिए 3 साल तक मार्केट मेकिंग करवाओ ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। कोई भी व्यक्ति खरीदने आए, मिनिमम कितने के शेयर खरीदने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए के। कम की एप्लीकेशन साइज नहीं हो सकती। अप्लाई भी 1 लाख से कम का नहीं हो सकता। और एसएमई एक्सचेंज पर जो शेयर्स की ट्रेडिंग होगी वो भी एक लॉट 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। जबकि मेन बोर्ड पर आप 1,000 रुपए का एक शेयर भी खरीद सकते हो। पर एसएमई है, छोटी कंपनियां हैं, हम नहीं चाहते छोटे इन्वेस्टर लोड लें, छोटे इन्वेस्टर रिस्क लें, तो 1 लाख रुपए से कम की ट्रेडिंग नहीं हो सकती। और 25 के ऊपर जाने के बाद तो माइग्रेट करवाना ही पड़ेगा शेयर होल्डर से, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना। नेक्स्ट, जनरल कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है लिस्टिंग के लिए, एसएमई एक्सचेंज को। डिमेट के लिए अप्लाई करना है, पार्टली पेड अप शेयर, फुली पेड अप। डिमेट फॉर्म में होनी चाहिए सारी एग्जिस्टिंग प्रमोटर की सिक्योरिटीज, और 75% फर्म अंडर राइट फर्म अरेंजमेंट हो चुका हो आपके बचे हुए पैसे का। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, टॉपिक तो एक ही बचाना, एसएमई पर आईपीओ लाने की एलिजिबिलिटी। अगर आपकी पोस्ट इशू कैपिटल 10 करोड़ से कम है, एसएमई इज द ओनली ऑप्शन। 10 से ज्यादा 25 तक मेन बोर्ड एसएमई दोनों। 25 से ज्यादा मेन बोर्ड। अभी 25 से कम है लेकिन किसी समय बाद में 25 से ज्यादा हो जाए, माइग्रेट करवा लेना। लिस्टिंग के लिए आपको ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट नहीं करना होता, इसको अप्रूव स्टॉक एक्सचेंज करता है। इसके लिए लीड मैनेजर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट सबमिट करता है।
ठीक, 100% अंडर राइटिंग कंपल्सरी है। नेक्स्ट, लीड मैनेजर मिनिमम 15% अंडर राइटिंग करेगा और मार्केट मेकिंग शुरुआत के 3 साल तक करवानी जरूरी है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू एंड ट्रेडिंग लॉट 1 लाख का होगा। मेन बोर्ड पर माइग्रेट करवा सकते हो शेयर होल्डर से पूछ कर। टॉपिक खत्म। ये नया टॉपिक। कहाँ लिस्टिंग करवा रहे हैं? IGP पर। व्हाट इज दिस IGP? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या प्लेटफॉर्म है ये? स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल है, जहां स्टार्टअप्स वाले लोग लिस्टिंग करवा सकते हैं आसान सी प्रोसेस फॉलो करके। लिस्टिंग बिना पब्लिक ऑफर के भी हो सकती है और बिना पब्लिक ऑफर के साथ तो हो ही सकती है, बिना पब्लिक ऑफर के भी हो सकती है। बताओ ये लिस्टिंग करवाई क्यों रहे हैं? इनका इंटेंशन है कि हमें पैसा नहीं चाहिए जो हम पब्लिक ऑफर लाएं, बट हमारे बड़े इन्वेस्टर जो हमारे VCs हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, उन्हें बहुत टाइम हो गया कंपनी में पैसे लगाए, तो हम चाहते हैं हमारी लिस्टिंग हो जाए, हमारे शेयर्स में ट्रेडिंग चालू हो जाए, ताकि वो लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमारे शेयर बेच के बाहर हो जाए। कौन सी कंपनी अलाउड है इसके लिए? स्टार्टअप विच इज इंटेंसिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, IT, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन चीजों में इन्वॉल्व है बस वो कंपनी। स्टार्टअप होनी चाहिए। दूसरा, उस कंपनी के 25% शेयर बड़े लोगों ने खरीद रखे हो, QIP ने खरीद रखे हो। पिछले 1 साल से 25% शेयर होल्डिंग बड़े लोगों के पास है, तभी तो हमको कोई रिस्क नहीं लगती। लिस्टिंग बिना पब्लिक ऑफर के भी अलाउड है, विद पब्लिक ऑफर भी अलाउड है। ऑब्जर्वेशन सेबी ही इशू करेगी, तो मैटर पूरा सेबी के पास ही जाएगा। मिनिमम ऑफर साइज क्या रखनी पड़ेगी? अगर IPO ला रहे हो तो मिनिमम कितने का लाना पड़ेगा, और IPO नहीं ला रहे हो तो डायरेक्टली लिस्टिंग होगी। मिनिमम 10 करोड़ रुपए का IPO आना चाहिए। क्या इन लोगों को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल फॉलो करने हैं? आंसर है वो कंपनी जो कहाँ लिस्टेड है, IGP पर, उन्हें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के रूल मेंटेन नहीं करने, क्योंकि वो तो बिना पब्लिक ऑफर के क्या हो सकते हैं, लिस्ट। पब्लिक ऑफर के रूल क्यों फॉलो करेंगे? मिनिमम अगर IPO लेकिन आ रहे हो तो मिनिमम कितने का लाना पड़ेगा? 10 करोड़ रुपए का। मिनिमम एप्लीकेशन साइज और ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 लाख रुपए, जस्ट डबल। मतलब रिटेलर कर सकता है कि हाँ, लेकिन रिटेलर की लास्ट लिमिट है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मिनिमम की ट्रेडिंग होगी, 2 लाख रुपए मिनिमम के शेयर खरीदने पड़ेंगे। IPO आ रहा है और कुछ टाइम खरीदने हैं तो। नंबर ऑफ अलॉटी मिनिमम कितने चाहिए? 50। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट वापस 2 लाख लिखा हुआ है, तो 50 तो इसलिए लिखते हैं कि फिर तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट जितना तो रखो एटलीस्ट। 4-5 लोगों को शेयर अलॉट करोगे, क्या मतलब है? खुद ही खुद में खेलना है क्या? तो सर मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए कोई मिनिमम अलॉटी चाहिए होते हैं क्या? हाँ, मैंने पढ़ाया था बट आपके सिलेबस में नहीं बचा। मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के टाइम रूल होता है कि मिनिमम कितने अलॉटी होने चाहिए? 1000। जब तक इन 1000 लोगों को शेयर अलॉट ना हो जाए, आपका IPO सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ 1000 की जगह लिखा हुआ है 50। तो IGP पे लिस्टिंग करवानी है, स्टार्टअप्स को मिलेगी, उसकी 25% शेयर होल्डिंग अच्छे QIB एटसेट्रा के पास हो, बिना पब्लिक ऑफर के भी लिस्टिंग अलाउड है। मिनिमम ऑफर साइज 10 करोड़ रुपए का रखना पड़ेगा। मिनिमम एक इन्वेस्टर 2 लाख के शेयर खरीद सकता है और उतने की ही ट्रेडिंग कर सकता है। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक, समथिंग इंटरेस्टिंग, बोनस इशू। इसको छोड़कर बाकी सब जगह से पैसा आ रहा था। बोनस इशू कभी भी पैसे के लिए नहीं लाते, क्यों लाते हैं फिर? हमारे रिजर्व को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना किसी कंसिडरेशन के जब शेयर्स इशू करते हैं तो कहलाते हैं बोनस इशू। बोनस इशू में सबसे मेन टॉपिक यही है। बोनस इशू पहली कंडीशन, जब तक आपके आर्टिकल ऑथोराइज ना करें आप बोनस इशू नहीं ला सकते। आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है तो पहले आर्टिकल को क्या करो, ऑल्टर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो पहले अगर आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है तो SR पास करवा के आर्टिकल ऑल्टर करो। नेक्स्ट, एक तरफ आप फ्री में शेयर बांट रहे हो, मतलब आपके पास खूब रिजर्व है, तो फिर आपने किसी भी व्यक्ति के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, तो इंटरेस्ट का पेमेंट, जो आपके डिपॉजिट रखे उनके अगेंस्ट में इंटरेस्ट, उनके अगेंस्ट में प्रिंसिपल, जो भी डिपॉजिट्स हैं, डेट सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर एटसेट्रा है,
उनके रेस्पेक्ट में आपने कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया हो, एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। क्या होते हैं एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज? पीएफ का पैसा, बोनस का पैसा, ईएसआईसी का पैसा नहीं रोका हुआ हो आपने, और सारे पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली हो जाने चाहिए। बोनस केवल फुल्ली पेड अप शेयर के अगेंस्ट में ही आ सकता है। लास्ट बात तो हर जगह रहती है, हर नॉन एलिजिबिलिटी में, फ्यूजिटिव ऑफेंडर। बोनस इश्यू की कंडीशन क्या है? आर्टिकल में प्रोविजन, आर्टिकल में अथॉरिटी नहीं है, ऑल्टर करो। इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट, प्रिंसिपल के रिपेमेंट में डिफॉल्ट, किसके? डिपॉजिट्स क्या? डिबेंचर्स, नहीं ला सकते। पार्टली पेड अप होने चाहिए शेयर, एम्प्लॉय के ड्यूज में कोई डिफॉल्ट ना हो, और फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं होने चाहिए आपके प्रमोटर डायरेक्टर। बोनस इशू लाने में रेस्ट्रिक्शन क्या है? एक ही रेस्ट्रिक्शन है मेजर, तो ये वाला, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट के हैं। अगर आपके कुछ कंपलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, जिनका किसमें कन्वर्जन होना ड्यू है? इक्विटी में, और वो कंपलसरी कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज है, जब तक उनका इक्विटी में कन्वर्जन ना हो जाए बोनस इशू मत करना भैया, क्योंकि फिर उनको नहीं मिलेंगे। सर दे देंगे ना उनको बाद में, हाँ, तो अगर आप अभी बोनस लाना चाहते हो तो उन आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज के रेस्पेक्ट में क्या कर देना? रिजर्वेशन। फिर जब वो कन्वर्ट हो जाए तब उन्हें बोनस का राइट दे देना। बोनस लाना है, एग्जिस्टिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज अगर कन्वर्जन होनी बाकी है, बोनस नहीं ला सकते, लाना है तो उनके फेवर में रिजर्वेशन रखो। रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, बोनस सिक्योरिटी रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व से ला सकते हो, जनरल प्रॉफिट से ला सकते हो, जेन्युइन प्रॉफिट से ला सकते हो, लेकिन आप जानते हो कहां से नहीं ला सकते? रिवेल्युएशन रिजर्व से नहीं ला सकते, फिक्स असेट के रिवेल्यूशन से हुए पैसे से नहीं ला सकते, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। बोनस डिविडेंड के बदले में नहीं आना चाहिए, बोनस शुड नॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपके पास कैश नहीं था, तो आपने बदले में उतने उतने रुपए के शेयर फ्री में इशू कर दिए, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ओरिजिनल शेयर अगर एसआर वाले थे तो राइट इश्यू में भी शेयर कौन से मिले होंगे? एसआर वाले। तो बोनस में भी शेयर कौन से मिलेंगे इसको? एसआर वाले। कब तक? जब तक इसका ऑर्डिनरी राइट्स वाले शेयर्स में कन्वर्जन ना हो सके। बोनस इशू कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए? डिपेंड करता है आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है बोर्ड के अप्रूवल से लाना है बोनस, या आर्टिकल में लिखा है शेयर होल्डर के अप्रूवल से लाना है बोनस। अगर बोनस डायरेक्टर्स के अप्रूवल से लाना है तो बोर्ड मीटिंग होने से 15 दिन में बोनस खत्म हो जाना चाहिए। शेयर होल्डर से लाना है, बोर्ड मीटिंग होने से 2 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाए। रीजन, क्योंकि 25 दिन तो अब केवल मीटिंग करवाने में लग जाएंगे, तो टाइम दे दिया 2 महीने का। बोर्ड अगर अप्रूव कर रहा है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड से पूछना है बोनस के लिए, तो 15 दिन में बोनस इंप्लीमेंट हो जाए बोर्ड मीटिंग के, नहीं तो बोर्ड मीटिंग के 2 महीने में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। इट्स इट। बोनस एक बार अनाउंस कर दिया तो विड्रॉ नहीं हो सकता। क्या राइट में भी ऐसा ही प्रोविजन है? राइट इशू वंस अनाउंस कैन नॉट बी विड्रॉ। बोनस भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता। बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट हुआ, विड्रॉ नहीं। ठीक है, कल तो नहीं परसों एलओडीआर पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना घर पर। सो विल डिस्कस एलओडीआर। कोई इस चैप्टर में डाउट है, प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, ओके, मिलते हैं, एलओडीआर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।